गलत आदत है। हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे हैं और इसमें जो चैप्टर 35 है उसमें हमने अभी क्या है, हमें INA को देखना है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, बट बिफोर दैट ऑन पेज नंबर 472 472 जो चैप्टर ऑन पेज नंबर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, ठीक है, वो स्टेटमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑन आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद का रेडियो होता है अपना, वो 6 जुलाई 1944 को ही एड्रेस गांधी जी, वही गांधी जी जिनके साथ लोग कितनी कितनी डिबेट कर लेते हैं कि गांधी सही थे या सुभाष चंद्र बोस सही थे। देयर आर वेरियस, मतलब वो वही लोग करते हैं जो पिटी हैं। बट देन क्वेश्चन इज, आप देखो कितने आदर्श से गांधी जी को ही रिकॉग्नाइज गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। ही सेज फादर ऑफ आवर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बिगन। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को कहते हैं कि द लास्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बिगन, फादर ऑफ आवर नेशन। और बड़ी लंबी चीज कहते हैं, फिर कहते हैं फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है, इसीलिए वी कॉल बापू एज फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ आवर नेशन इन दिस होली वार ऑफ इंडियाज लिबरेशन। जो इंडिया के लिबरेशन का ये होली वार है, वी आस्क योर ब्लेसिंग, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए, एंड गुड विशेस, और गुड विशेस चाहिए हमारी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। 6 जुलाई 1944 को ये कहते हैं, और फिर अगस्त 1945 में ये खबर आती है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो नेताजी हैं, जो सुभाष बाबू हैं, ही इज नो मोर, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश। तो इसके पीछे की जो कहानी है, देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज रिगार्डिंग हिज लाइफ, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, तो हमें वहां नहीं जाना है। बट हमें बात करना है INA पर, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा इट इज रिटन दैट इट इज मोहन सिंह, ठीक है, तो आपको मोहन सिंह ही दिमाग में रखना है। हालांकि मैं बैकग्राउंड में आपको बता दूं, जो गदर मूवमेंट हुआ था, और जो आपको पता है कि गदर मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था रास बिहारी बोस ने, वो बाद में यूरोप जाते हैं और फिर जापान में 1942 में जाते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग भी बनाते हैं, ठीक है, तो लोग को वही बाद में मर्ज हो जाती है INA के साथ, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट, वो भी आपको याद रखना है। बट अभी हम इसको शुरू करें उससे पहले हमें चलना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को समझना है, वो है वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड, जस्ट अ मिनट, वर्ल्ड वार सेकेंड हमें समझना है, वर्ल्ड वार सेकेंड समझना है। और एक टर्म होता है जिसे कहते हैं POWS, इसको क्या मतलब होता है। पहला तो वर्ल्ड वार 2 हम लोग जानते हैं, वो शुरू हो चुका है, पिछले कई बार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा है प्रिजनर्स ऑफ वार्स। प्रिजनर्स ऑफ वार्स का ये मतलब होता है सिंपली कि जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध के जो बंदी होते हैं उसे जीतने वाली जो टीम होती है, जो जीतने वाला जो भी देश होता है, वो वहां के जो युद्ध बंदी होते हैं उनको अपने साथ लेकर के जाता है, ठीक है, तो मोर और लेस ऐसे ही होता है। तो ये प्रिजनर्स ऑफ वार आपको जर्मनी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यही प्रिजनर्स ऑफ वार जो है जापान में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जापान क्या है, आप देखो अगर इंडिया के रिस्पेक्टिव से, तो जापान ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये यहाँ तक पूरा जो ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और इवन चाइना का जापान के साथ चल ही नहीं रहा, और जापान यहाँ पर है। तो जापान ने इन पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। जापान का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज समथिंग। अब दूसरा ये है कि जब अब आपको ये याद रखना, जो जापान है और जो ब्रिटेन है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको ये याद रखना है। जापान को एक्सिस में है और जो ब्रिटेन है वो एलाइड पावर में है, ये आपको याद रखना है। तो जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ और विंस्टन चर्चिल वहां पर ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कई सारे ट्रूप्स को साउथ ईस्ट एशिया में क्या किया, अपॉइंट किया, कई सारे ट्रूप्स को, लगभग 60,000 इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, जापान धीरे धीरे सबको जीतता गया, ठीक है, तो ये इंडियन ट्रूप्स किसके पास आ गए, प्रिजनर्स ऑफ वार बन गए। क्या बन गए, प्रिजनर्स ऑफ वार बन गए, और किसके अंडर में आ गए, जापान के अंदर में आ गए। ऐसे ही एक टुकड़ी को मोहन सिंह लीड कर रहे थे, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की जो ट्रूप्स यहाँ पर अपॉइंट की गई थी साउथ ईस्ट एशिया में, इसकी एक ट्रूप थी जिसको मोहन सिंह
कैप्टन मोहन सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह साहब इसको लीड कर रहे थे। ये बाद में जापान के पास जब इनको ले जाया जाता है तो ये एक थ्योरी देते हैं कि क्यों ना हम आपकी मदद से एक आर्मी बनाएं। और चूंकि यहाँ पर पहले से रास बिहारी बोस का इन्फ्लुएंस होता है, रास बिहारी बोस इनमें क्रेडिट देखते हैं, इनमें मतलब इनमें वो क्वालिटीज देखते हैं, और ये फाइनली आप देखो आईएनए का निर्माण करते हैं। तो आप देखो कि 1 सितंबर 1942 को आईएनए की पहली टुकड़ी जो है शुरू बन जाती है। इसमें लगभग 16,000 लोग होते हैं, ठीक है। अब आप ये जानो, जब 16,000 की टीम कैप्टन मोहन सिंह बनाते हैं और जापान उस समय इतना बड़ा इंपीरियल पावर, इतनी बड़ी जो है उसकी विजय हो रही है, तो जापान को लगता है यार ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या। जापान चाहता था कि जो है 2,000 की स्ट्रेंथ रहे बस, केवल कितनी, 2,000 की। और दूसरा मोहन सिंह है, वो चाहते हैं कि हमें ब्रिटेन को भगाना है तो कम से कम 20,000 की स्ट्रेंथ चाहिए। तो यही क्लैश होता है मोहन सिंह में और जापान में, क्लैश होता है। और फिर से आप देखो कि मोहन सिंह और जो पूरी की पूरी टीम होती है, इसको जापान के लोग फिर से क्या कर लेते हैं, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। क्या हो जाते हैं ये लोग, अरेस्ट हो जाते हैं। तो एक नया पिक्चर आपके सामने फिर से आएगा कि अब ये आईएनए का कॉन्सेप्ट में जो दूसरा सर्ज है, जो दूसरा टाइड है, वो कैसे आएगा। तो आईएनए के कॉन्सेप्ट में, आईएनए की पूरी टीम में, आर्मी में जो दूसरा सबसे मेजर टाइड है, जिसे सेकेंड फेज कहते हैं, सेकेंड फेज या सेकेंड टाइड जिसे कहा जाता है, उसको कौन लाता है, उसको सुभाष चंद्र बोस साहब लाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में आपको यह याद रखना है कि जो है ये पहले आपको पता है कि जब ये कांग्रेस से इनके अलग हुए तो फिर ये भेष बदल कर पठान के भेष में मलेशिया पेशावर, अफगानिस्तान होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हुए, रसिया जाते हैं, फिर इटली जाते हैं, एंड देन फाइनली ही रीच टू जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने वहाँ के जो डिक्टेटर होते हैं हिटलर, उनसे भी ऐसी टीम बनाते हैं। वो भी एक प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ एक जो है टीम बनाते हैं, एक आर्मी बनाते हैं जिनको कहते हैं द फ्री लेजेंड, ठीक है। तो वो फ्री लेजेंड को जब बनाते हैं तो बाद में लेकिन उनकी बन नहीं पाती है। नाजी का जो हिटलर होता है, नाजी पार्टी का लीडर, उससे उनके क्लैशेस हो जाते हैं। वो कुछ आइडियोलॉजिकल रहते हैं। कई लोग कई इतिहासकार कई तरह के व्यूज देते हैं, हालांकि बिपिन चंद्र ने कुछ कहा नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है हिटलर से इसलिए नहीं खुश थे क्योंकि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ इंडिया के बारे में लिखा था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो है कि जो जर्मनी है, वो जर्मनी रसिया पर प्लान कर रहा था अटैक करने को, क्या रसिया पर, और बाद में करता भी है। आपको पता है 22 जून को इसको हमने देखा है, वो अटैक भी कर देता है। तो इसीलिए, और अगर रसिया पर कोई भी आदमी अटैक करता है तो भारत के जो लेफ्ट होते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को लेफ्ट ही कहा जाता है ना, ही वाज सोशलिस्ट और मोर और लेस वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। तो रसिया के लिए भारत के अंदर थोड़ा सा हमेशा से जो युवा पीढ़ी थी उसके लिए एक रिस्पेक्ट था उसके रेवोल्यूशन में। इसलिए कुछ ऐसे कारण होते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस का वो पूरा का पूरा मिशन जो है फेल हो जाता है। फिर सुभाष चंद्र बोस आप देखो 2 जुलाई के आसपास 1943 में वो किसी तरह सिंगापुर आते हैं, ठीक है। अब फिर ये आप यहीं पे देखो, सिंगापुर एक सिटी स्टेट है ना, सिटी स्टेट सिंगापुर नाउअडेज। तो ये सिंगापुर आते हैं, और सिंगापुर जब आते हैं सबमरीन से वो कैसे भी निकल कर आते हैं, बहुत उसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। ये सुभाष चंद्र बोस साहब की किताब है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी द पिलग्रिमेजेस ऑफ इंडिया ना, भारत का जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज, ठीक है। तो वही किताब है सुभाष चंद्र बोस साहब की, जिसको कहते नहीं तीर्थ, दैट इज बुक। तो सुभाष चंद्र बोस साहब की वो किताब है, ठीक है। तो ये किताब में सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छी से अपनी पूरी स्टोरीज, हालांकि वो बहुत पहले की स्टोरी है, लेकिन मैं अब इसमें ये सारी चीजें तो नहीं मिल पाई होंगी क्योंकि अब मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, बट सुन रखा है, लाइब्रेरी वगैरह में रखी रहती है तो मैंने देखा है। तो वो किताब जिस तरह से बता दिया। तो अब ये देखो 2 जुलाई तक ये सिंगापुर आते हैं, 23 अक्टूबर तक 1943 तक सिंगापुर में ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं, क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं सुभाष चंद्र बोस साहब इन सिंगापुर।
तो अब देखो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यहाँ पर फिर से आईएनए को बूस्ट करते हैं, और इनके जो एक साथी रहते हैं जिनका नाम रहता है शाहनवाज। देखो एक से सिर्फ शाहनवाज ही नहीं है, कई सारे लोग हैं जिन पर बाद में रेड फोर्ट ट्रायल लगाया चला जाता है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाती है, और बाद में यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसका नाम भी बदल दिया जाता है। एक को शहीद कहा जाता है, शहीद द्वीप, और दूसरे को स्वराज द्वीप कहा जाता है। अब नेताजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये इस बार जो आईएनए की टीम बनाते हैं ना, उसमें एक विमेन रेजिमेंट भी बनाते हैं। आप ये समझो कि महिलाओं की रेजिमेंट उस समय बनाना बहुत बड़ा जो है टास्क था, बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था। आज अपने देश में महिलाओं की कितनी जो है टुकड़ियां हैं, आप इमेजिन करो फोर्सेस में। उस समय नेताजी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा, और एक लक्ष्मी सहगल करके आई थिंक एक लेडीज थी, उनके अंडर जो लेडीज का रेजिमेंट बनाया महिलाओं का, जिसका नाम दिया था झांसी ऑफ रानी ना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो ये चीजें हो गई। तो इनका सुभाष चंद्र बोस साहब का एक सिंगापुर में गवर्नमेंट नहीं बनती है, जो अंडमान वाला ये पूरा एरिया होता है, क्योंकि ये हालांकि जापानीज ने ही इसे एनेक्स कर लिया था, जीत लिया था, बट चूंकि उनका होल्ड जापान का ही था, जापान के ही जो फंड से जापान का इन्फ्लुएंस था, तो एक तरह से उसी के कंट्रोल के अंतर्गत एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें अपनी करेंसी और ये सारा चीजें चल रहा था। अब ये फाइनल चीज हम लोग को समझना है, वो है इम्फाल कैंपेन। इम्फाल कैंपेन बिपिन चंद्र सर थोड़ा इस पर लिखते हैं, और वो कैंपेन ये है कि चूंकि अभी आईएनए ने कोशिश कर लिया है कि हमें ये वाला पोर्शन अब क्या करना है, अटैक करना है। मतलब इस पर हमें क्या करना है, इम्फाल आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न में है, और कई सारे एरिया ये लोग जीत भी लेते हैं ना, नागालैंड और ये नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे भारत के, तो जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो दैट इज 1 मार्क्स जीके क्वेश्चंस की कहाँ पहले बार झंडा फहराया गया, कहाँ पर सबसे पहले अटैक किया गया, कहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, कौन प्राइम, तो दीज आर द पॉइंट्स। बट आपको ये याद रखना, जो शाहनवाज साहब हैं जो यहाँ पर लीड करने आए हैं इसको, इस क्षेत्र को जीतने के लिए, अटैक करने के लिए, 1944 की लगभग बात हो चलती है ये। तो इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साथ में कौन आए हैं, जापान के भी कुछ सोल्जर आए होते हैं। अब आपको पता है जो आईएनए है वहां पर कोई कास्ट का, कोई क्रीड का, कोई जाति विशेष का, कोई महिला पुरुष होने का अंतर नहीं है। लेकिन जो जापानीज हैं और जो ब्रिटेन की रेजिमेंट है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वहां पर तो अलग अलग प्रकार की डिस्टिंक्शन है कि राजपूत ही लड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसमें दिक्कत इसलिए भी हो जाती है कि जो आईएनए होती है इसमें नेताजी के नाम सुनकर ही कई सारे सिविलियन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कई सारे सिविलियन नेताजी को कहते हैं कि हाँ आप मुझे मैं आपको खून देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आजादी दो ना। तो जय हिंद का नारा भी इसी में दिया गया, और कई सारे और भी हैं। एक अच्छा गाना है, कदम कदम बढ़ाए जा, आई थिंक यही है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये आईएनए का ही का जो है सॉन्ग होता है। जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कई लोग खून देने के लिए आ जाते हैं सर को, सुभाष चंद्र बोस साहब को। तो इसी में शाहनवाज की जो टीम होती है ये जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती है तो काफी डिफेंसर आ जाते हैं। एक बार फिर से इनको काफी बुरा बर्ताव किया जाता है जो इंडियन सोल्जर होते हैं, इंडियन रेस के, टू बी प्रिसाइज, जो इंडियन स्किन होती है जिनकी, उनके साथ जापानीज बहुत बुरा भेदभाव करते हैं। उनको राशन नहीं दिया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते हैं जैसे एक मिलिट्री या डिसिप्लिन फोर्सेस में होता है। तो इस कारण जो है ये पूरा कैंपेन फेल होता है। और लगभग ये हमने अभी जो लेटर पढ़ा था वो जुलाई 1944 के आसपास का था, ठीक है, जब वो ब्लेसिंग सीक्स करते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं। और लगभग इसी के कुछ महीनों बाद अगस्त 1945 में ये खबर आती है कि नेताजी की जो है प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। ये इतना इसमें कवर नहीं किया गया, इसमें केवल एक पेज लिखा गया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये हिस्टोरियन है तो दैट इज अनदर थिंग। तो अभी आगे भी रेड फोर्ट ट्रायल चलेगा, कई सारी और चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। और 3 चैप्टर और रह गए, 4